वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने किया कि हमने कैसे अपोर्शनमेंट करनी है जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ओवरहेड्स है उनकी। उसके बाद हमने किया रीअपोर्शनमेंट कैसे करनी है। तो अब हम करेंगे अब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखो, हमने जो मेरे ओवरहेड्स थे सर्विस डिपार्टमेंट्स के या फिर मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, मैं उनको अपोर्शनमेंट किया, मैंने उनको बांट दिया, उसके बाद मैंने उसको रीअपोर्शन किया। तो जो मेरा नेक्स्ट काम है वो क्या है, अब मैंने उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जब डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आई, टोटल कॉस्ट आ गई ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। जब मैंने सर्विस डिपार्टमेंट्स की भी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन किया, उनको दोबारा से बांटा, तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। टोटल कॉस्ट क्या है, अब उस टोटल कॉस्ट को मैं क्या करूँगी, उन ओवरहेड्स को, ये जो मेरी कॉस्ट आई होती है कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने पे, कोई जॉब पे आई होती है, मतलब जॉब जो भी हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर, उस पे आई होती है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये सारा ओवरहेड्स, जो ये सारे मेरे खर्चे आए हैं, मैं इनको कहाँ पे डाल दूँगी, मैं इनको प्रोडक्शन सेंटर से मूव करूँगी। और ये बहुत एसेंशियल है कि इन जो कॉस्ट है, अब इसको मैं चार्ज करूँ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और या हम जिसको बोलते हैं कि अब मैं इसको अब्जॉर्ब कर लूँ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में। चार्ज मतलब अब जो ये मेरे खर्चे आए हैं उनको मैं, जो कॉस्ट है मेरे प्रोडक्ट की, उनमें ऐड कर दूँ, या फिर मैं उसको अब्जॉर्ब कर दूं। एक ही बात है, चार्ज करूं या अब्जॉर्ब कर दूं इन सब खर्चों को, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स, जब मैं खर्चों को चार्ज करती हूँ, खर्चों को डाल देती हूँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में, उसको मैं बोल देती हूँ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो हमने अब कैसे निकालना है कि मेथड्स क्या होंगे मेरे अब अब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं कैसे पता करूँगी कि मैंने कितना चार्ज किया, जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे या फिर जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे सिंगल प्रोडक्ट में, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, उसके मेथड्स हैं। तो आगे देखो, मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों आया, क्योंकि मैंने अब सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिए। तो जो मेरी प्रोडक्शन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म या फिर जो होती है मेरी फैक्ट्रीज़ में ही होती होगी। तो मैंने क्या किया, अब मैंने देखना है कि कितना कितना खर्चा मैंने चार्ज कर दिया इंडिविजुअल प्रोडक्ट में। तो मैंने अब मैं कैसे निकालूंगी इनको। सो मेरा पहला मैथड है यूनिट कॉस्ट मैथड। यूनिट कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम ओवरहेड रेट कैसे चार्ज करते हैं। रेट मतलब परसेंटेज, कि मेरे खर्चों की कितनी परसेंट मैंने इंडिविजुअल जो मेरे प्रोडक्ट्स थे उसमें चार्ज की। मेरे पास क्या आएगा, ओवरहेड रेट इज इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंसेस, जितने मेरे खर्चे हुए, एक्सपेंसेस हुए जो मैंने एक डिपार्टमेंट में दिए थे, जितने मेरे खर्चे हुए, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो मेरा पहला मेथड क्या है, यूनिट कॉस्ट मेथड है। मैंने क्या पता करना है कि कितना अब्जॉर्ब कर लिया मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो फैक्ट्री के खर्चे थे वो कितने अब्जॉर्ब हो गए, कितने चार्ज हो गए। तो उसका पहला मेथड है निकालने का यूनिट कॉस्ट मेथड, कि जितने मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस थे मैंने उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से। तो मेरे को पता लग गया कि क्या रेट था, क्या रेट आएगा मेरे पास, कि मैंने एक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में कितना खर्चा डाला है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास प्रोडक्शन थी ओवरहेड्स की एक पर्टिकुलर ईयर में 1,00,000 रुपीज़ की, उसके बाद मतलब मेरा खर्चा हुआ 1,00,000 रुपये का, और उसके बाद जो मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उस साल में वो मैंने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। तो मैंने क्या निकालना है, ओवरहेड का रेट निकालना है कि कितने खर्चे का रेट होगा, क्या अब्जॉर्ब हुआ खर्चा। तो मैं कैसे निकालूंगी, 1,00,000 ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको 5%। तो मेरे पास क्या आएगा, 5% आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो मेरा मेथड है डायरेक्ट मटेरियल मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें मान के चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने डायरेक्ट मटेरियल्स को यूज़ किया है, तो उसको मैं बेसिस ले लूँगी अपना क्या निकालने के लिए, अपना अब्जॉर्प्शन निकालने के लिए, कि मैंने कितना खर्चा चार्ज किया, कितना ओवरहेड्स चार्ज किया, वो निकालने के लिए मैं डायरेक्ट मटेरियल को अब बेसिस लूँगी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की जगह। तो इसके ओवरहेड रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस की मेरे कितने एक्सपेंसेस थे,
किस बेस से डिवाइड करूँगी मैं, डायरेक्ट मटेरियल से, कि मेरे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी इंटू 100। अब मैं क्या मान के चलती हूँ इस केस में कि मेरी जो प्रोडक्शन हुई है वो सबसे ज़्यादा किससे हुई है, डायरेक्ट मटेरियल से हुई है। इसके लिए मैंने क्या किया, जब मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट में अब्जॉर्प्शन किए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, तो उसका रेट मैंने कैसे निकाला, ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कि कितनी मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट दी हुई है 1,00,000 रुपीज़, डायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट आपको दी हुई है 5,00,000 रुपीज़। आपको पूछा है कि आप ओवरहेड रेट को निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 1,00,000 ओवर 5,00,000 इंटू 100 विच गिव्स यू 20% आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब अ जॉब रिक्वायरिंग डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 5,000 ओवरहेड्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय दैट जॉब विल बी ₹1,000, 20% ऑफ 5,000। तो उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, जो थर्ड मेथड है वो डायरेक्ट लेबर मेथड है, डायरेक्ट लेबर्स आर मेथड, लेबर्स आर मेथड। तो आर को आपने इसको करना ही करना है। इसमें क्या करना है, अब देखो डायरेक्ट लेबर्स आर मेथड में कि अब हमें इसमें भी ओवरहेड का रेट निकालना है। अब इस मेथड में हम क्या मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुई है वो किस बेसिस पे हुई है, जो लेबर्स के बेसिस पे हुई है। तो मैं कैलकुलेट करूँगी कि कितना टाइम लेबर ने स्पेंड किया आवर्स में, घंटों में लेबर ने कितना टाइम स्पेंड किया एक पर्टिकुलर जॉब को, एक पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए और पर्टिकुलर अब्जॉर्ब करने के लिए, जो फैक्ट्री ओवरहेड से खर्चों को मतलब जो अब्जॉर्ब किया उसने, क्या बोलते हैं उनको, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ने जो खर्चा अब्जॉर्ब किया वो किस बेसिस पे किया कि लेबर ने कितना काम कितने घंटों में ख़त्म किया उस पर। ये मेथड सबसे सुटेबल इसलिए होता है कि इसमें टाइम को हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो लेबर के बेसिस पे हुई है। तो इसका ओवरहेड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स। लेबर इन आवर्स ही होनी चाहिए, अगर वो आवर्स में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। पहला मेथड था डायरेक्ट लेबर आर मेथड, अब है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है कि कितना एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ने अब्जॉर्ब किया, अपने आप में चार्ज किया हमने उसका एक्सपेंस, उसका रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बाय टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। कि जितने मेरे टोटल एक्सपेंसेस थे उसको मैं डिवाइड कर दूंगी कि कितनी मेरे को कॉस्ट आई थी डायरेक्ट लेबर की, उससे फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। उसके आगे है नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट मेथड। फिफ्थ है आपका प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट आपको पता ही है क्या होती है, मैंने कॉस्ट शीट में करवाई थी, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल विच गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। तो इसमें ओवरहेड रेट क्या होता है, इसमें ओवरहेड रेट का फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स के जितने आपके खर्चे हुए हैं उसको आप प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करो इंटू 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके आपके पास आ जाएगा आपकी आपका ओवरहेड रेट कितना था। इसका मतलब जो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई है ना फैक्ट्री में वो किस बेसिस पे हुई है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल्स के बेसिस पे हुई है। और जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आपने एक्सपेंस चार्ज किया है उसको निकाल रहे हो आप कि कितना रेट ओवरहेड का मैंने चार्ज किया है, इस बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मशीन आर रेट। मशीन आर रेट होता क्या है, बेसिकली मशीन आर रेट क्या होता है, कॉस्ट होती है मशीन को रन करने के लिए 1 घंटे के लिए सिर्फ। मशीन आर रेट क्या होता है कि एक मशीन की कॉस्ट है जब वो काम कर रही है सिर्फ 1 घंटे में, कि हमको कितनी कॉस्ट पड़ रही है एक मशीन को चलाने की। इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच मशीन। जो ये रेट होता है ना ये हमें पहले से ही पता होता है कि कितना हमारा खर्चा आएगा एक मशीन को चलाने में 1 घंटे। और मेरे को ये भी पता होता है कि ये कितनी मशीन का है, एक मशीन का है या काफ़ी सारी नंबर ऑफ मशीन्स का है। तो इसको ओवरहेड रेट तो मशीना रेट से हमें मशीना रेट को कैलकुलेट करना है। पहले हम ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करते थे, अब मशीना रेट में हमने मशीन आर रेट को कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड्स टू बी ऑब्जॉर्ब, कि कितने ओवरहेड्स अब्जॉर्ब कर लिए एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ने या फिर एक डिपार्टमेंट ने
अपॉन नंबर ऑफ मशीन आवर्स, कि कितने घंटे मशीन ने काम किया एक दिन में। पर आवर का निकालना है कि एक घंटे में या एक दिन में कितने घंटे मशीन ने काम किया। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कि हमने किस बेसिस पे कंप्यूट करना है मशीना रेट, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं या फिर उसमें स्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जो होने ही होने होते हैं। तो ओवरहेड्स अब क्या करेंगे, स्टेप्स इन डिटेल फॉर कंप्यूटिंग मशीना रेट। स्टेप्स होते हैं कुछ कंप्यूट करने के लिए मशीना रेट को। तो क्या होता है, ओवरहेड्स के जो चार्जेस होते हैं वो स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस हम जिनको बोलते हैं। रेंट, ट्रेड, टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जो हमने पे करने ही करने होते हैं मशीन आर रेट में, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। रेंट, ट्रेड, टैक्सेस, इनको मैंने आपको पहले ही बोल दिया हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपोर्शनमेंट करते हैं फ्लोर एरिया के बेसिस पे। उसके बाद लाइटनिंग चार्जेस आते हैं, वो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। सुपरविजन होती है, वो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस होती है हमारी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं, ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। मतलब कि ये होने ही होने होते हैं किसी भी फैक्ट्री में जब हम एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा स्टेप 1 क्या है, हम किसी भी मशीन को बेस ले लेंगे। हमने एक मशीन का मशीना रेट कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे सिंगल मशीन की बात करेंगे और घंटों के हिसाब से सिर्फ एक पर आवर के हिसाब से हमने मशीना रेट कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है कि हमारे जितने भी ओवरहेड्स होंगे, मतलब जितने भी हमारे खर्चे होंगे, हमने उनको डिफ्रेंशिएट करना है, अपोर्शनमेंट करना है सिंगल मशीन के बेसिस पे। अगर ये 50 मशीन के खर्चे हैं ना, तो मैंने पहले सिंगल मशीन का खर्चा निकालना है, उसके फ्लोर एरिया के हिसाब से, लाइटिंग के जो लाइट पॉइंट्स होते हैं ईच डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से वो मैंने पीछे करवाया है। फिर हम अपोर्शनमेंट करेंगे ओवरहेड्स की, इन एक्सपेंसेस की, ताकि हम इनको जो हमारा मशीना रेट डालने के लिए हमारा फॉर्मेट है उसमें डाल सकें। उसके बाद जो आगे है हमारे वेरिएबल चार्जेस होते हैं मशीन के। कुछ वेरिएबल चार्जेस में सिर्फ 3 चार्जेस आते हैं, सिर्फ 3 चार्जेस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। वही चार्जेस मशीना रेट में वेरिएबल में जाएंगे, बाकी सारे फिक्स्ड में जाएंगे। पहला है पार। जो पार होती है, अगर तो उनके सेपरेट मीटर्स लगे हुए हैं तो हम सेपरेटली ईच डिपार्टमेंट को वो उतना खर्चा दे देंगे। और अगर तो वो इकट्ठा है तो हम क्या करेंगे, हॉर्स पार इनटू मशीन आवर्स, तो उसके बेसिस पे हम पार का जो खर्चा आता है वो हर डिपार्टमेंट को दे देंगे। और सेकंड जो होता है वो होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हम वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है, वो भी हमारा वेरिएबल चार्ज होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं मशीन में। और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ मशीन आवर्स। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलमेंट चार्जेस, कि उसको इंस्टॉल करने में कितने चार्जेस लगे, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स, कि एक लाइफ की मशीन की लाइफ क्या है घंटों में, मतलब कितने घंटे वो मशीन चल सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने साल वो चलती है। एक मशीन सालों साल भी चलती है, बट यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं कि मशीन की लाइफ क्या है घंटों में, कि वो 4300 आवर्स काम करेगी, 6000 आवर्स काम करेगी, एक मशीन कितने घंटे काम करती है उस बेसिस पे। और एक जो पार, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन हमारे वेरिएबल चार्जेस है। एक अलग चार्ज है वो होता है हमारा केमिकल, वो भी एक वेरिएबल चार्ज होता है। अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी गिवन है कि केमिकल इज़ अ एक्सपेंस, तो हम उनको क्या डालते हैं मशीना रेट में, वेरिएबल चार्ज में। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है मशीन आर रेट का। हम क्या करते हैं, हमने एक मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है सिंगल मशीन का। यहाँ पे हमारी अमाउंट है, सबसे पहले हम स्टैंडिंग चार्जेस को डालते हैं पर आर के रेट पे। स्टैंडिंग चार्जेस पर आर के रेट पे। अगर हमें पर आर का नहीं पता, हमें पता है कि पर एनम के कितने रेट हैं, एक मशीन का, सिंगल मशीन का लेना है। अगर मुझे स्टैंडिंग चार्जेस पता है पर एनम के कितने हैं और मेरे को पता है कि एनुअल वर्किंग आवर्स ऑफ मेरे को मशीन पता है, तो मैं अगर स्टैंडिंग चार्जेस एनुअल हैं,
स्टैंडिंग मेरे एनुअल चार्जेस हैं और ऊपर से मेरे को पता है कि मेरे मशीन के वर्किंग आवर्स है वो भी एनुअल है, तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास पर आवर का तो आ ही जाएगा, तो ये पर आवर का आ जाएगा। अगर मंथली पता है तो मंथली, अगर मेरे को सिंगल पता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड कि मैं अपने स्टैंडिंग चार्जेस को पर आवर के बेसिस पे डाल रही हूँ, उसके बाद मैं उसका टोटल कर रही हूँ। तो चलो इसका फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, मैंने यहाँ पे सारे स्टैंडिंग चार्जेस डालने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मैंने आपको बताया, रेंट, ट्रेड टैक्सेस, लाइटनिंग जो होती है हमारी, उसके बाद बाकी जो हमारे खर्चे हो रहे हैं सुपरविजन के, इंश्योरेंस के, जो हमारे कैंटीन वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ये सब कुछ हमारे स्टैंडिंग चार्ज में आता है। इसमें हम क्या करेंगे, सारे स्टैंडिंग चार्ज डाल के जितने भी स्टैंडिंग चार्ज हैं इनका टोटल कर देंगे। अगर ये पर आवर के हिसाब से है तो फिर सारा टोटल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर ये पर आवर के हिसाब से नहीं है तो क्या करेंगे, सारे स्टैंडिंग चार्जेस को लिखेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक फॉर एन एनम है, उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, कि मशीन कितने घंटे काम कर रही है पर्टिकुलर पीरियड पे। जितना पीरियड इसका होगा उतना ही पीरियड हमारे जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं उनका होगा। लाइक अगर मेरे ये स्टैंडिंग चार्जेस साल के हैं तो मुझे मशीन के जो वर्किंग आवर्स दिए होंगे वो भी ईयर के दिए होंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पर आवर आ जाएगा, जो मशीन का मेरा रेट होगा। और अगर मेरे को स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पे पर आवर के दिए हुए हैं, ये जो मेरे को पर आवर के दिए हुए हैं, तो मैं इनको क्या करूँगी, टोटल करूँगी और मैं कहाँ लिख दूँगी, यहाँ पे सीधा टोटल। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड डालूँगी अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिनको मशीन एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। मशीन एक्सपेंसेस मैंने आपको बोल ही दिया, सिर्फ 4 ही जो हमारे चार्जेस आते हैं, दैट इज़ पावर, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स या और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, केमिकल एंड डेप्रिसिएशन। तो ये भी अगर पर आवर के हिसाब से तो मैं ऐसे लिख दूंगी, अगर ये पर आवर के हिसाब से नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी कि वेरिएबल चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर ऑफ अ मशीन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके मेरे पास आगे क्या आएगा, मशीन आवर रेट। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके मेरे पास मशीन आवर रेट आ जाएगा, दैट इज़ सिंपल मशीन आवर रेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो टोटल करके मेरे पास वैल्यू आई, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनकी। उसके बाद कई बार उस मशीन को एक्सपर्ट्स चला रहे होते हैं, उन एक्सपर्ट्स की कोई वेजेस भी होती है। अगर वो वेजेस गिवन है तो मैं पहले क्या करूँगी, मशीन आवर रेट निकाल लूँगी, उसमें मैं ऐड कर दूँगी मशीन ऑपरेटर की वेजेस को, मशीन ऑपरेटर की वेजेस को मैं ऐड कर दूँगी पर आवर के हिसाब से। उसके बाद उसको मैं जब यहाँ पे ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। सो हेयर आवर लेबर इज कंप्लीटेड। इसके साथ हमारा लेबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, थ्योरी प्लस लेबर बोल रही हूँ। ओवरहेड्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी भी ऐसे ही आती है, बस मशीन आवर रेट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो वो मैं आपको कल करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।